हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेखा शास्त्र की जो क्लास है वो आप लोगों की मैंने 7 क्लासों को पहले ही करा दिया है। अगर हम लोग बात करते हैं ये 8वीं नंबर की क्लास हम लोगों की रहने वाली है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एग्ज़ाम को जो पेपर है, ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 साल के 3 साल के हम लोग क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन जब अगली क्लास में आएंगे तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को साथ ही साथ में दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अंश पूंजी। ये चैप्टर का नाम है हम लोगों का, ये चैप्टर का नाम है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन चैप्टर है और हम लोगों को आज पढ़ना है अंश पूंजी और अंश के प्रकार क्या होते हैं। अंश क्या होते हैं और अंश के प्रकार क्या होते हैं। मान लो आप लोगों से पूछ लिया समता अंश से आप क्या समझते हैं, अंश से आप क्या समझते हैं, अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, कंपनी की अंश पूंजी से विस्तृत व्याख्या कीजिए। 5 नंबर 7 नंबर में दे दिया मान लो। तो हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोग इसीलिए थ्योरी की जो क्लासें हैं, न्यूमेरिकल की क्लासें मैंने आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस में कराई हुई हैं और थ्योरी की क्लासें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अंश पूंजी के बारे में मैंने आप लोगों का एक वीडियो और डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, क्योंकि रिवीजन करने से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि रिवीजन करने से आप लोगों को बार बार तैयारी कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं अंश पूंजी। अब अंश पूंजी से पहले आप लोगों को याद रखना है कि हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि अंश पूंजी से पहले जो है एक वीडियो है आप लोगों का, वो है कंपनी का आशय। उसमें कंपनी का आशय बताया गया है, ठीक है। उसमें कंपनी की विशेषताएं बताई गई हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या हैं, और कंपनी की अंश पूंजी वहाँ पर भी बताई है और मैं यहाँ पर भी बताने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बताई हुई है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को क्लास डाली हुई है उसमें से आप लोगों को इसको देखना है। कंपनी की विशेषताएँ, कंपनी की अंश पूंजी और कंपनी की आशय, कंपनी का आशय। अगर इन संबंधी जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं। अब शेयर कैपिटल जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ये एक कंपनी बनानी है। अब ये कंपनी बनानी है तो इसमें जो पूंजी का पैसा, मतलब कि इसमें पैसा कहाँ से आएगा, या तो पैसा अगर आप लोगों का खुद का होता है, मतलब कि स्वयं का पैसा होता है, तो उसे आप कौन सी कंपनी कहेंगे, तो उसे आप निजी कंपनी कहेंगे। कौन सी कंपनी कहेंगे? निजी कंपनी कहेंगे। और यदि पैसा आपने जनता से लिया है तो उसे हम लोग कौन सी कंपनी कहते हैं, तो उसे हम लोग सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं। कौन सी कंपनी कहते हैं? पब्लिक कंपनी। अब इंग्लिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक कंपनी, और इसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती हैं? जिनमें पैसा खुद का उनका लगा होता है, उन्हें हम लोग निजी कंपनी कह सकते हैं। निजी कंपनी अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है, ठीक है, अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है निजी कंपनी। ये सब बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे और ये सब जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की हैं भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को इतना समझना है कि अगर कंपनी हम लोगों को स्टार्ट करनी है तो अगर मेरा खुद का पैसा होता है तो निजी कंपनी कह सकते हैं, और अगर हम लोग जनता से पैसा मांगते हैं तो उसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जनता से पैसा मांगा और जनता ने दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि उसके लिए मान लो कि कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मान लो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है पूंजी के लिए। अब कंपनी 1 लाख रुपए किसी से मांगेगी, मान लो कि निजी कंपनी नहीं है ये, ठीक है, ये हम लोग सार्वजनिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और जनता अगर किसी से मांगेगी, कंपनी किसी से मांगेगी जनता से, तो कोई नहीं देगा 1 लाख रुपये।
लेकिन कंपनी ने क्या किया कि इनको इन मतलब कि इस पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब छोटे छोटे हिस्से के मतलब होता है 10-10 के हिस्से कर दिए, 100-100 के हिस्से कर दिए। तो इस प्रकार से कंपनी ने 10-10 के हिस्से मान लो कर दिए, छोटे छोटे हिस्सों में अपनी पूंजी को विभाजित कर दिया। अब ये हिस्से कितने हो गए, तो ये हिस्से हो जाएंगे, ऐसे हिस्से कितने हो जाएंगे 10,000, और 10,000 मार्केट में कंपनी रख देगी। जैसे ही कोई इसको खरीदने आएगा, कंपनी कहेगी कि आप इसको 10 रुपये दीजिए, आप इसके मालिक हो जाएंगे, फिर मतलब कि इसके स्वामी हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब कंपनी अपनी पूंजी किससे प्राप्त करती है, छोटे छोटे अंशों से प्राप्त करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। और अंश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो ये बात हम लोगों की बिल्कुल क्लियर हो गई कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कंपनी वाला जो चैप्टर मैंने जो वीडियो डाला हुआ है उसको भी आप लोग देखिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि कंपनी को अपने सामान्य, यहाँ पर अंश पूंजी की बात करते हैं कि लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखना क्या है ये तो समझ लिया। कंपनी को अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा व्यापार के संचालन, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट या व्यापार का संचालन करने हेतु पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि कंपनी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और व्यापार के संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक व्यापार में, आज के व्यापार में तथा उद्योगों का जीवन जो रक्त है, जीवन रक्त क्या है, पूंजी है। अगर व्यापार से पूंजी निकाल ली जाएगी, अगर व्यापार में पूंजी ही नहीं होगी तो व्यापार नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार के जिस प्रकार से मानव के शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है, अगर मानव का शरीर में रक्त का संचार अगर नहीं होता है तो मानव शरीर मतलब कि डेड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यापार से पैसा निकाल लिया जाता है तो वो भी व्यापार डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जीवन रक्त कहा गया है वो किसको कहा गया है, वो पूंजी को कहा गया है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन, मतलब कि अपने छोटे छोटे हिस्सों का निर्गमन, वो छोटे छोटे हिस्सों का निर्गमन किसको करती है, निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है, मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों को बेचकर कंपनी पूंजी प्राप्त करती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है, अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। मतलब कि कंपनी को मान लो कि 1 लाख की ज़रूरत है, अब 1 लाख की ज़रूरत है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जो आवश्यकता होती है उसी प्रकार से मांगती है। मान लो प्रथम में कंपनी को 20,000 की आवश्यकता है तो कंपनी ने 20,000 मांग लिए। फिर अगली बार में कंपनी को 30,000 की आवश्यकता है तो कंपनी ने 30,000 मांग लिए। ठीक इसी प्रकार से कंपनी क्या करती है कि अंशों को निर्गमन करती है, और अंशों का निर्गमन ऐसे करती है कि जैसे मान लो कि एक आदमी को 10 रुपये देने हैं, एक आदमी ने कंपनी के एक अंश ले लिया। अब एक अंश लेने के बाद उसको भुगतान जो करना है वो 10 रुपये का इकट्ठा नहीं करना है, उसको सबसे पहले एप्लीकेशन की अमाउंट देनी है। कंपनी क्या करती है कि इसको भी किस्तों में लेती है। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तब कंपनी कॉल में मांग लेती है। जैसे एप्लीकेशन की कॉल मांग ली, मान लो पहली दूसरी कॉल मांग ली, अलॉटमेंट की मांग ली, तीसरी कॉल फर्स्ट कॉल की मांग ली, तीसरी कॉल की बात करते हैं तो तीसरी कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल की मांग ली। इस प्रकार से हम लोगों ने, कंपनी ने क्या किया, जब ज़रूरत पड़ी तब कोई कॉल मांग के कंपनी ने अपने पास पैसा मांग लिया। तो इसी को कहते हैं, कंपनी क्या करती है कि कंपनी 10 रुपये भी मांगेगी तो इकट्ठे नहीं मांगेगी, थोड़े थोड़े करके मांगती है। और इसी को क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक जो कंपनी होती है वो पार्षद सीमा नियम में अंश पूंजी का उल्लेख करती है। अब पार्षद सीमा नियम क्या होता है, इसको भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना होगा। पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद सीमा नियम और एक होता है पार्षद अंतर नियम, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और एक होता है परिविवरण। ये सभी बातें हम लोगों को करनी है। ठीक जैसे हम लोगों ने साझेदारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा साझेदारी संलेख को।
ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साझेदारी में संलेख को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को कंपनी में क्या पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट पढ़नी है। तो कहा जाता है कि कंपनी के सामान्य जो विवरण है, सामान्य जो पत्र हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो आप लोगों का एडमिशन ऐसे नहीं होता है, पहले फॉर्म फिल करना होता है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाते समय हम लोगों को ये जो पत्र हैं, ये जो फॉर्म हैं, ये कंप्लीट करने होते हैं। पहले का नाम है पार्षद सीमा नियम, दूसरे का नाम है पार्षद अंतर नियम, तीसरे का नाम है प्री विवरण और एक और होता है स्थानापन्न प्री विवरण। वो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अंश पूंजी क्या होती है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग अपने जहाँ कहीं भी है नोट डाउन कर लीजिए। नहीं करना है तो आप लोगों के पास बुक्स हैं, उनको आप लोग उसमें से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंश पूंजी के भेद। अंश पूंजी के भेद हमने उस क्लास में भी आप लोगों को बताए थे और आज की क्लास में भी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो 6 भेद, वहाँ पे मैंने ज़्यादा भेद की बात की हुई थी। तो अंश पूंजी जो मैंने अभी बताया है कि अंश पूंजी क्या होती है, कंपनी अपनी पूंजी जो मांगती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। और अंश पूंजी के प्रकार या भेद जो होते हैं वो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। पहली बात होती है कि अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी को बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी अपनी दीर्घकालीन व्यापार की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है। मतलब अब समझो, कंपनी ने कागज बनाए हैं। अब कागज बनाए हैं तो पहला कागज कौन सा है, तो पहला कागज बनाया है पार्षद सीमा नियम। पहला कागज कौन सा बनाया है, तो पहला कागज बनाया है पार्षद सीमा नियम। ठीक है, पार्षद सीमा नियम। अब पार्षद सीमा नियम में कंपनी ने सोचा है, कंपनी से कह दिया गया है कि आप अपनी इसमें जब पूंजी लिखेंगे ना, तो आप अपनी इसमें अधिकतम पूंजी लिखेंगे। जितनी भी आप लोगों को भविष्य में जितनी भी ज़रूरत पड़े आप लोग इसमें अधिकतम पूंजी लिख दीजिए। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे पूंजी लिख दी है 10 लाख रुपए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि हमें पूंजी की अधिकतम जो मात्रा की ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में और आज के समय में वो 10 लाख पड़ सकती है। अब हम लोग 10 लाख से ज़्यादा के अंश निर्गमित नहीं कर सकते हैं। कम के कर सकते हैं, बराबर के कर सकते हैं, ज़्यादा के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्षद सीमा नियम में जो कंपनी का जो पूंजी का उल्लेख किया है वो कितने लाख का किया है, 10 लाख का। और मान लो कि आपने अंश जारी कर दिए हैं, जनता से पैसे मांग लिए हैं 12 लाख रुपए, तो क्या है यहाँ पे कंपनी इनलीगल मानी जाएगी, गलत कंपनी मानी जाएगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट गलत माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का उल्लेख है 10 लाख रुपए और कंपनी ने अंश कितने के मांग लिए हैं, 12 लाख के। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि अधिकृत पूंजी को क्या कहा जाता है, अथोराइज्ड कैपिटल, और इसी को कहते हैं पंजीकृत। इसी को क्या कहते हैं, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ नाम मात्र की पूंजी होती है, इसका जो उल्लेख सिर्फ हमें करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कंपनी अपनी दीर्घकालीन व्यापार की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है या फिर अधिकृत पूंजी है। अब ठीक है, काम मान लो कि कंपनी ने पहले ही तय कर लिया है कि हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी मतलब कि इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। ठीक है, कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए की, लेकिन कंपनी ने अभी जो वर्तमान में जो अंश जारी किए हैं वो कितने लाख के किए हैं, 5 लाख के। मतलब कि कंपनी ने अंश जारी कितने के किए हैं, 5 लाख के। कंपनी ने कह दिया है कि हमें भविष्य में 10 लाख की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आज के युग में, वर्तमान युग में हमें कितने की आवश्यकता है, 5 लाख की। तो कंपनी कितने लाख के अंश जारी करेगी, 5 लाख के जो अंश हैं उनको जारी कर देगी। जनता से कहेगी कि हमें भैया 5 लाख की ज़रूरत है, आप लोग अंश खरीदिए और हमारी कंपनी में रुपये लगाइए। ठीक है, लेकिन अगर 5 लाख के लोग 5 लाख मांगे हैं और 5 लाख रुपए ही प्राप्त होते हैं
तो अच्छी बात है। मान लो कंपनी को जो प्राप्त हुए हैं वो कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, वो रुपए प्राप्त हुए हैं 4 लाख रुपए। तो मतलब कंपनी ने निर्गमित कितने का किया था, 5 लाख का। और यहाँ पे 1 सेकेंड, मतलब कि कंपनी को आवश्यकता कितने की है, मतलब कंपनी ने कह दिया है कि हमें भविष्य में ज़रूरत कितने लाख की पड़ सकती है, 10 लाख की, लेकिन आज हमें कितने की ज़रूरत है, 5 लाख की। तो कंपनी ने कितना हिस्सा अभी इशू नहीं किया है, तो आप कहेंगे कि कंपनी ने अभी जो हिस्सा है 5 लाख का हिस्सा जो है उसको अभी इशू नहीं किया है, तो इसे क्या कहेंगे, अनिर्गमित पूंजी। क्योंकि कंपनी जो है बाद में जारी करेगी, जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तब जारी कर लेगी। इसे क्या कहते हैं, अनिर्गमित पूंजी। तो यही नेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। क्योंकि कंपनी ने जनता के सामने जो निर्गमित किया है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे लिखा हुआ है कि अनिर्गमित पूंजी, तो लिखा हुआ है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को क्रय करने के लिए निर्गमित नहीं किया गया है। मतलब कि 10 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख जारी किए हैं, लेकिन 5 लाख जारी नहीं किए हैं, तो मतलब निर्गमित नहीं किया है, तो उसे क्या कहते हैं, अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। इसका आर्थिक चिट्ठा में लेखा नहीं लिखा होता है या फिर नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब सुनो, 10 लाख की कंपनी को ज़रूरत थी, मतलब कि कंपनी को ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में, लेकिन कंपनी ने अभी कितने की ज़रूरत है, 5 लाख की। तो कंपनी ने जनता के सामने कितने अंश मांगे हैं, 5 लाख। लेकिन अगर कंपनी के पास, ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख ही रुपए आ जाएं, हो सकता है कम भी आ सकते हैं और हो सकता है ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो कंपनी के पास मान लो कि कितने लोग आए, 4 लाख लोग। ठीक है, 4 लाख कंपनी के पास रुपए प्राप्त हुए। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, कंपनी ने कहा है कि भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है कि सभी लोग कर भी लें, हो सकता है कि ना भी करें। तो कंपनी ने मांगा कितने लोगों से है, 5 लाख से, लेकिन कंपनी के पास आए कितने लोग हैं, 4 लाख। तो इन्होंने कंपनी की जो सदस्यता है वो स्वीकार की है, तो इसे कहते हैं प्रार्थित पूंजी। और प्रार्थित पूंजी को इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है, इसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कि लोगों से कहा है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप मेरी कंपनी से जुड़ जाइए। तो इसमें से 5 लाख लोगों से कहा है, लेकिन जुड़े कितने लोग हैं, 4 लाख मान लो। तो इसी को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब सुनो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि 5 लाख मांगे थे, 5 लाख लोगों से कहा था, लेकिन आए कितने लोग, 4 लाख। तो कितने लोग नहीं आए, तो आप कहेंगे कि 1 लाख लोग नहीं आए। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे प्रार्थित कहा है, तो इसे कहेंगे अप्रार्थित पूंजी। अप्रार्थित पूंजी। और अप्रार्थित पूंजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनसब्सक्राइब कैपिटल। इसी का दूसरा जो पार्ट है, इसी को कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कि जो लोगों ने चैनल को स्वीकार नहीं किया है, जो लोगों ने कंपनी की सदस्यता स्वीकार नहीं की है, उसे क्या कहेंगे, अप्रार्थित पूंजी कहेंगे, उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। तो ये इसके सब्सक्राइब के नीचे का भाग है। ठीक है, तो प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता या कंपनी के पास अपने आवेदन पत्र भेजती है, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कि जनता जो है वो कंपनी के पास आवेदन पत्र भेजती है और कहती है कि हम आपकी कंपनी के अंश लेने के लिए तैयार हैं, तो ये होता है सब्सक्राइब। और जो कंपनी के मतलब कि नहीं भेजती है उन्हें अनसब्सक्राइब कहेंगे। अब बात आती है कि याचित पूंजी, और लास्ट है हम लोगों की चुकता पूंजी, और एक और है हम लोगों की, और वो है हम लोगों की संचित पूंजी। ठीक है, तो संचित पूंजी को हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि याचित पूंजी प्रायः यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायः कंपनियां अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों में मांगती हैं। आप लोगों ने मांगा होगा कि जैसे मान लो कि लोगों ने आप लोगों के मतलब कि हम लोगों ने अंश ले लिया। अब अंश ले लिया है, उसकी कीमत है 10 रुपये, लेकिन कंपनी को ज़रूरत है अभी कितने की, मान लो 2 रुपये की। मतलब समझ रहे हो, मैं छोटे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कंपनी की ज़रूरत है 2 रुपये की, तो कंपनी पहले कैसे रुपये मांगेगी, एप्लीकेशन पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग आवेदन कहते हैं।
किस्तों में मांगती है रुपए। कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जब ज़रूरत होती है, जब आवश्यकता होती है, तो कंपनी ठीक उसी प्रकार से मांग लेती है, किस्तों में मांगती है पैसों को। फिर मान लो 3 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, वो मांगे हैं अलॉटमेंट पर। ये किस्तें ही हैं, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। किस्तों को, दूसरी किस्तों को क्या नाम दे दिया इन्होंने, आवंटन का दे दिया। तीसरी किस्तों को बोल सकते हैं 2 रुपये फिर मांग लिए हैं, और तीसरी किस्त का नाम रख दिया है फर्स्ट कॉल, जिसे कहते हैं प्रथम याचना। और लास्ट कॉल की बात कर दी है इन्होंने थर्ड कॉल, मतलब कि सेकंड कॉल 3 रुपये की, और इसको मांग लिया है, इसे कहते हैं द्वितीय याचना या फिर अंतिम याचना। द्वितीय याचना या फिर अंतिम याचना, जिसे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं। देखो यहाँ पर 10 रुपये मांग लिए हैं, तो कंपनी धीरे धीरे करके किस्तों में मांगती है, तो इसी को कहते हैं याचित पूंजी। और लास्ट मतलब कि नेक्स्ट लिखी हुई है कि चुकता पूंजी, जो अंशधारी पूंजी, संचित याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से नगद प्राप्त करती है, उसे चुकता पूंजी कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कंपनी ने पैसे मांगे, एप्लीकेशन पे मांगे, अलॉटमेंट पे मांगे, सभी लोगों से मांगेगी, जितने अंशधारी होंगे कंपनी के उन सभी से मांगेगी। लेकिन हो सकता है कि कोई भुगतान ना कर पाए, तो इसे कहते हैं, जो भुगतान कर देगा उसे कहते हैं कि पेड अप कैपिटल, जो भुगतान नहीं कर पाएगा उसे कहते हैं अनपेड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल इन एरियर भी कह सकते हैं। और लास्ट लिखी हुई है संचित पूंजी। अब संचित पूंजी की बात करते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसके पास अंश पूंजी होती है, सीमित दायित्व वाली कंपनी के परिवर्तन के समय संचित पूंजी रख सकती है, ठीक है। तो ये पूंजियों के प्रकार हैं, उसको मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, और यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को समझाया है। अब बात आती है कि हम लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है कि अंश पूंजी। पूंजी का तो मतलब समझ में आता है कि कंपनी जब पैसे लगाती है, कंपनी जब प्रथम बार पैसे लगाती है तो उसे पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अंश क्या है, तो कंपनी ने क्या किया कि अंश के बारे में बात करेंगे। अंश के बारे में लिखा हुआ है कि अंश मतलब कि शेयर, शेयर से अभिप्राय, एक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उन्हें अंश कहते हैं। जैसे यदि एक कंपनी की जो पूंजी है, कंपनी की पूंजी कितनी है, 10,000 रुपये है मान लो, और इसे कंपनी ने क्या किया है कि 10-10 के हिस्सों में विभाजित कर दिया है। ऐसे 10-10 के हिस्से कर दिए हैं, क्योंकि 10,000 अगर किसी से मांगेंगे तो हो सकता है मना कर दे सारे के सारे, लेकिन अगर हम 10-10 रुपये मांगेंगे तो हो सकता है कि सभी लोग दे दें। तो कंपनी ने क्या किया कि छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया है, और ऐसे कितने हिस्से कर दिए हैं, 1000 हिस्से हो गए हैं। 1000 हिस्से जैसे ही बिक जाएंगे, 1000 हिस्से की एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो कुल पैसे कितने हो जाएंगे जब कंपनी के सारे हिस्से बिच जाएंगे, तो कंपनी के पास 10,000 रुपये पहुँच जाएंगे, और यही होगी कंपनी की पूंजी। और इसी को कहते हैं अंश पूंजी, क्योंकि ये छोटे छोटे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। हिस्सों में बांटा गया है तो प्रत्येक हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। यही इतना ही आप लोगों का टॉपिक है। बात आती है कि अंश के प्रकार कितने होते हैं। तो अंश के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार के अंश होते हैं। पहला जो प्रकार लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समता अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इनमें अंतर भी पूछा जाता है कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ये भी पूछा जाता है। और अंशों के प्रकार अगर हम लोगों ने समझ लिए तो समझ लो कि आप लोगों ने इसको भी समझ लिया, मतलब कि इसके अंतर को भी समझ लिया, और अंतर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक हम लोगों ने लिया है कि अंश समझेंगे, अंश के प्रकार, अंश पूंजी, ये सभी समझेंगे। कंपनी को आप लोग जो वीडियो डाली हो उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। बात करते हैं कि समता अंश, मतलब कि समता अंश का आशय कंपनी के उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। मतलब कि समता अंशों का आशय उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। इन्हें लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से
पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद ही मिलता है। मतलब कि ये बात करती है तो समता अंशधारी क्या होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अब स्वामी को जो, जैसे मान लो कि हम लोग कहीं जाते हैं या फिर हम लोग जो गृहिणी होती हैं, घर में जो गृहिणी होती हैं, वो खाना अगर बनाती हैं तो खाना सबसे पहले खुद नहीं खाती हैं, मतलब सबसे पहले सभी लोगों को खिलाती हैं, जो परिवार के सदस्य हैं उनको खिलाती हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो खुद खाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग समता अंश की बात कर सकते हैं कि पहले सभी लोगों को दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो स्वामी हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो और यदि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश बांटने के बाद कोई लाभांश नहीं बचता है तो इन्हें कुछ भी लाभांश के रूप में नहीं मिलता है। मतलब वही बात आ गई कि अगर बचेगा तो मिल जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। इन्हें किस दर पर लाभांश देना चाहिए यह संचालकों द्वारा तय किया जाता है। मतलब कि इनकी जो समता अंशों की जो लाभांश की जो दर है वो निश्चित नहीं होती है, वो किसके द्वारा तय की जाती है, तो संचालकों का मतलब होता है डायरेक्टर के द्वारा जो तय की जाती है। ये तो हो गया हम लोगों का समता अंश। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पूर्वाधिकार अंश और पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार मैंने ऑफलाइन बैच में आप लोगों को खूब बताए हैं कि 4 प्रकार के आप लोगों को करने हैं और उसके बस दूने हो जाएंगे हम लोगों के 8 अपने आप। बस एक एक वर्ड को करना है कि जैसे मान लो कि संचयी तो असंचयी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, विमोचनशील और अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, और हम लोगों का लास्ट है भागयुक्त और अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। तो ठीक इसी प्रकार से करते हैं। तो हम लोगों को इनको अच्छी तरीके से करके लेना है, मतलब कि करके जाना है आप लोगों को, गारंटेड वाला आप लोगों का यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इतना तो हो गया हम लोगों का पूर्वाधिकार अंश क्या है। तो इन अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें लाभांश संबंधी तथा पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार दिया जाता है। लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार का आशय यह है कि जब किसी कंपनी के लाभ अंशधारियों में बांटे जाते हैं तो इस श्रेणी के अधिकारों को सर्वप्रथम एक निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है। मतलब देखो सिंपल सी बात समझो, पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं उन्हें लाभांश की दर निश्चित होती है। उनकी लाभांश की दर कैसी होती है, निश्चित होती है। उन्हें जो लाभांश दिया जाता है वो समता अंशों से पहले दिया जाता है। ठीक है, ये बात इन में लिखी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अधिमान अंश कहते हैं। अगली क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पढ़ाएंगे समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, तो आप लोगों को आराम से एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। जब अंतर की बात करेंगे ना तो बिल्कुल एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा कि समता अंश में क्या अंतर है और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर है। तो इनको आप लोग कर लीजिए। अच्छी तरीके से करने के बाद आप लोगों का ये जो क्लास है इसको मैंने अभी जो है इतना बताया है कि कंपनी इतना आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद अंश पूंजी के प्रकार बता दिए हैं। ठीक है, अंश पूंजी के अंश बता दिए हैं, अंश के प्रकार बता दिए कि अंशों के प्रकार समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये संचयी, असंचयी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, विमोचनशील, अविमोचनशील, भागयुक्त और अभागयुक्त। फिर इनके अंदर क्या है इनको भी हम लोग अगली क्लास में समझेंगे कि इनके अंदर क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी समझाएंगे, एक एक वर्ड करके आराम से एक एक लाइन करके समझाएंगे। तो बस आप लोगों को बस एसपी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और इसको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।